Hello student, in the last two video lectures we discussed the dimension formula of 27 physical quantities. Very important dimension formulas we have discussed. So in this Sunday test these dimension formulas will be asked. So you learn the dimension formula of all the 27 quantities. Okay, I will take the test of 15 physical quantities. Now student, our next topic is dimensional analysis. Okay, I have written on the board dimensional analysis. What is dimensional analysis? That is not explained in the textbook. I just speak it out. You can write down in your notebook what is dimensional analysis. Please write. A method of obtaining the solution of certain problem in physics using the dimensional formula is known as dimensional analysis. फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करते हैं, तो वो जो मेथड होती है उसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस है. टेक्स्टबुक के अंदर उन लोगों ने 2 ही एप्लीकेशन को डिस्कस किया है, तो हम तीनों एप्लीकेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. प्रिंसिपल ऑफ homogeneity. Okay, student, principle of homogeneity says that in physics only those physical quantities can be added or subtracted which are having the same dimension. Only those physical quantities can be added or subtracted which are having the same dimension or which are similar. मतलब जो सिमिलर क्वांटिटीज होती है उनको ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, यू कैन ऐड वेलोसिटी विथ वेलोसिटी. वन वेलोसिटी कैन बी एडेड विथ अनदर वेलोसिटी. मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी एडेड विथ द मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, बट वेलोसिटी एंड प्रेशर, this is not possible. Current minus temperature, this is also not possible. मतलब फिजिक्स में हम वही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है. डायमेंशन सेम है या तो फिर आप ऐसा कहो कि जो कि सिमिलर है. मतलब आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को प्रेशर के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. करंट में से टेम्परेचर माइनस नहीं हो सकता है. इज दैट क्लियर? बट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और द डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. समझ में आ गई आपको बात? मतलब कि एक जनरल एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि देयर आर 2 क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी ए, फिजिकल क्वांटिटी ए, ठीक है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी बी. देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? नाउ बिटवीन दिस 2 फिजिकल क्वांटिटीज which arithmetic operation are possible and which arithmetic operation are not possible. तो नंबर 1, a plus b
फिजिकल क्वांटिटी ए एंड फिजिकल क्वांटिटी बी दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर। यहां पर मैं लिख देता हूं ए एंड बी आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, ए माइनस बी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बट ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। नंबर 4, ए बाई बी इज ए बाई बी एंड बी बाई ए बोथ आर पॉसिबल। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है आपको समझ में आ गया। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, ठीक है। आप इसको लिख लेना। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। So 3 applications are there, I told you. We discuss all the 3 applications one by one. So first application, to check dimensional consistency or validity of फिजिकल मतलब फिजिक्स का वैलिडिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन द फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली वैलिड और डायमेंशनली कंसिस्टेंट, तो आप ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। व्हेन द फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली वैलिड, तो उसका आंसर क्या है, दैट यू राइट नाउ। इफ डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन LHS एंड RHS आर सेम, देन the physical equation is said to be dimensionally consistent, dimensionally valid और dimensionally true। समझ में आया? तो आप ये क्वेश्चन और उसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल लेकर चेक करेंगे कि वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और डायमेंशनली इनवैलिड, ठीक है। सो एग्जाम्पल, check whether equation x equal to v0t plus 1/2 at square is dimensionally valid or invalid, ठीक है। देखो, हमको एक फिजिक्स का इक्वेशन दिया है, आपको फिजिक्स का एक इक्वेशन देंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपने वो इक्वेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने वो इक्वेशन नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको वैसा इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है मोशन के चैप्टर में। सो यू हैव गिवन वन इक्वेशन x इक्वल टू v0t plus 1/2 at square. You will be also given the information about the different physical quantity in that equation. तो इस इक्वेशन के अंदर कौन सी क्वांटिटी क्या है वो भी आपको बता देंगे। तो ये जो x है, what is that? x is displacement. डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा हुआ होगा बिफोर कमिंग टू द 11th स्टैंडर्ड। v0 is initial speed, a is acceleration and t is time, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन दिया है और आपको ऐसा कहा है कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और इनवैलिड। तो स्टूडेंट,
मैंने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर भी दिया। एक बार मैं फिर से वो क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। व्हेन द फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली वैलिड, आंसर क्या था? द फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली वैलिड इफ डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन LHS एंड RHS आर सेम। LHS में जितने भी टर्म्स हैं और RHS में जितने भी टर्म्स हैं, सभी के डायमेंशन अगर सेम है, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली वैलिड। तो हमें ये इक्वेशन दिया है और हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, तो LHS में जो टर्म है हम उसका DF लिखते हैं। तो मेथड क्या है? मेथड देखो, सॉल्यूशन DF मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, DF ऑफ LHS। तो DF ऑफ x मतलब क्या स्टूडेंट? x मतलब डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से इट एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1, राइट। तो DF में तो एक ही टर्म है, उसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब RHS में दो टर्म्स हैं, वन टर्म इज V0t एंड सेकंड टर्म इज हाफ AT स्क्वायर। So we have to write the dimension formula of both the term separately. So here I write DF of first term on RHS. तो फर्स्ट टर्म क्या है? V0t. So dimension of V0t. So see, whenever it is a product of two physical quantity, एक है वेलोसिटी और दूसरी है टाइम, तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो V0 का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो और T का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो V0 क्या है? V0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इट इज अल्टीमेटली अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L1 T-1, and this is the time, so its dimension formula is T1. So T-1 T1 it will be T raised to 0, तो T raised to 0 लिखना जरूरी नहीं होता है। So this is L1, this is equation number 2. Now we write the dimension formula of second term on RHS. Dimension formula of second term on RHS. Okay, so dimension formula of 1/2 AT square. Student, an important point I am telling you, आप उसको कहीं पर लिख के रख लो। All the numbers are dimensionless. डायमेंशन किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का। ये 1/2 एक नंबर है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? AT स्क्वायर का होगा। 1/2 इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो उसको हमको कंसीडर ही नहीं करना है, आप ऐसा समझो। तो डायमेंशन ऑफ A आएगा, डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर आएगा। तो डायमेंशन ऑफ A, अब A क्या है? A इज अ एक्सीलरेशन। ओके, पहले मैं उसको ऐसे लिख देता हूं इस तरह से। तो A इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 T-2। T इज अ टाइम, टाइम का होता है T1 पर उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा T2। सो दिस विल बी अगेन L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो सी, वी हैव ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ऑल द टर्म। फर्स्ट टर्म ऑन LHS, फर्स्ट टर्म ऑन RHS, सेकंड टर्म ऑन RHS, एंड यू कैन सी दैट कि dimension of all the terms are same. So according to the condition, when the dimension of all the terms on LHS and RHS are same, the given physics equation is said to be dimensionally valid. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न हम लिखेंगे? एस डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स
ऑन LHS, LHS में एक ही टर्म है तो आप सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो एज डायमेंशन ऑफ LHS, एज डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑन LHS एंड RHS आर सेम, हेंस गिवन फिजिकल इक्वेशन इज, क्या क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनली वैलिड लिख सकते हैं, डायमेंशनली कंसिस्टेंट लिख सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं एक ही चीज लिखूंगा, हेंस गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, डायमेंशनली कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन हैज पास्ड द कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्या कहा मैंने? द इक्वेशन हैज पास्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था d = v0t + ½ at², तो ये इक्वेशन तो आपने ऑलरेडी देखा ही हुआ है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में किए ही होंगे, है ना? ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ठीक है, इफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन is proved dimensionally wrong, I write on the board, if given physical equation is proved dimensionally wrong, then it is incorrect equation, incorrect equation or wrong equation. But if equation is dimensionally valid, dimensionally valid or dimensionally correct, is dimensionally valid, then it need not be correct equation. क्या लिखा? If given physical equation is proved dimensionally wrong, अगर कोई फिजिक्स का इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग प्रूव होता है, दैट मीन्स इट इज अ इनकरेक्ट इक्वेशन। इसका मतलब कि फिजिक्स में वैसा कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, बट इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, पर अगर इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, कंसिस्टेंसी टेस्ट को पास कर लेता है, डायमेंशनली ट्रू है, देन इट नीड नॉट बी करेक्ट इक्वेशन। मतलब जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन ही होगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ना, वो ही एग्जांपल मैं लूँगा तो आपको समझ में आएगा। सी, सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है x = v0t + ½ at²। ठीक है, ये इक्वेशन है। आपको ऐसा कहा कि चेक करो कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है या नहीं। तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, तो दिस इज डायमेंशनली वैलिड। डायमेंशनली वैलिड है मतलब कि इट पास द कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। अब स्टूडेंट, मान लो कि आपको ऐसा इक्वेशन दिया होता x = v0t
प्लस 1/3a_t²। तो भी क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होता? तो आंसर है यस, इट इज ऑल्सो डायमेंशनली वैलिड। एबो इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली वैलिड। ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। क्यों? क्योंकि df ऑफ LHS एंड df ऑफ RHS विल बी सेम। देखो ये 1/3 से कोई फर्क नहीं पड़ता है डायमेंशन फॉर्मूला में। मैंने जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन किया था हाफ AT² का, तो मैंने क्या कहा था कि 1/2 इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो मल्टीप्लायर होता है वो मल्टीप्लायर से डायमेंशन फॉर्मूला में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/2 के जगह अगर 1/3 भी है तो भी इस टर्म के डायमेंशन फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसा है? डायमेंशनली वैलिड है। सो एबोव इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड बट इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, मतलब फिजिक्स में ऐसा कोई इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई बात समझ में? तो पॉइंट इज व्हाट कि इफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली इनवैलिड, अगर कोई फिजिक्स का इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड है मतलब इट इज इनकरेक्ट इक्वेशन। डायमेंशनली इनवैलिड मीन्स इनकरेक्ट इक्वेशन। बट इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, अगर इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन हो। देखो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, जैसे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है बट इनकरेक्ट इक्वेशन है, समझ में आया? तो डायमेंशनली वैलिड अगर होगा तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन होगा, वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड है, अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड है तो फिर वो डेफिनेटली इनकरेक्ट ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है x इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस x0²। एक मिनट, आई राइट द डिफरेंट इक्वेशन। v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2a²x, ऐसा कोई इक्वेशन है। ठीक है, अब आपने सपोज ये इक्वेशन देखा ही नहीं है कहीं पर, तो यू चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन डेफिनेटली जो वैलिडिटी टेस्ट है वो वैलिडिटी टेस्ट को फेल ही करने वाला है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म विल नॉट बी इक्वल। देखो इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि v0 एंड v बोथ आर द वेलोसिटी। v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो df ऑफ दिस टर्म, इसका df और इसका df, दोनों का df सेम ही होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूं। df ऑफ v0² इक्वल टू df ऑफ v²। ठीक है, तो वेलोसिटी का df क्या होता है? वेलोसिटी का df होता है L1t-1 और उसका स्क्वायर, सो दिस इज L2t-2। सो दोनों टर्म के df सेम होंगे। ठीक है, बट ये जो टर्म है इसमें 2 को तो कंसीडर ही नहीं करना है, a²x, तो a²x का df, तो df ऑफ a² df ऑफ x। a मतलब क्या? a मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब क्या? L1t-1 L1t-2 उसका स्क्वायर, x मतलब डिस्टेंस L1, तो ये क्या होगा? L2t-4 L1, सो दिस विल बी L3t-4। ठीक है,
तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड है, बिकॉज df ऑफ ऑल द टर्म इज नॉट सेम। फर्स्ट टर्म का df LHS में फर्स्ट टर्म का df, LHS में सेकंड टर्म का df सेम है, बट ये जो RHS का जो टर्म है उसका df L3t-4 है, तो दैट इज नॉट सेम एज द df ऑफ LHS। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। तो डायमेंशनली रॉन्ग है मतलब फिजिक्स में वैसा कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड है मीन्स इट इज इनकरेक्ट इक्वेशन। आई रिपीट, if equation is dimensionally invalid means it is definitely incorrect equation, but if equation is dimensionally valid then it is not necessary that it will be a correct equation. It may be correct, it may be incorrect. For an example, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है बट ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कोई इक्वेशन आता ही नहीं है। पर अगर यहाँ पर 3 के प्लेस पर 2 लिख दूँ मैं तो फिर ये डायमेंशनली वैलिड भी हो जाएगा और डायमेंशनली वैलिड करेक्ट भी हो जाएगा और फिजिकली करेक्ट इक्वेशन भी हो जाएगा। मतलब फिजिक्स में ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो वैलिडिटी का जो कंसेप्ट है, वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और इनवैलिड, वो आपको आ जाएगा। अगर कोई इक्वेशन आपको दिया है और आपको पूछा है कि चेक करो कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है इनवैलिड है, तो यू कैन इजीली चेक। ठीक है, सो आई टेक सम एग्जाम्पल 2.15 टेक्स्ट बुक में से। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। आपको एक इक्वेशन दिया है वेर m इज अ मास ऑफ बॉडी। इसको मैं इक्वेशन 1 डिनोट करता हूँ। m क्या है? m इज अ मास ऑफ बॉडी। इक्वेशन के अंदर कौन सी क्वांटिटी क्या है वो आपको बता देंगे। m इज अ मास ऑफ बॉडी, v is its velocity, g is acceleration due to gravity। मैं सिर्फ लिखता हूं acceleration, it is acceleration due to gravity। h is the height, check whether the equation is dimensionally correct or not। ठीक है, तो स्टूडेंट हमको एक इक्वेशन दिया है हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। इन दिस इक्वेशन m, v, g एंड h आर डिस्क्राइब्ड। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और नॉट। तो क्या करेंगे हम? वी विल राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS। df डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS। तो LHS में है mv²। ठीक है, सो आप सिर्फ mv² लिखोगे तो भी चलेगा, अगर हाफ mv² लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1t-1 और उसका स्क्वायर। सो दिस इज m1 L2t-2। दिस इज equation number 1. Is that clear? Now we write the df of RHS. df of RHS, तो RHS में क्या है? mgh। तो df of mgh, तो m मतलब मास, मास का df होता है m1। g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इट इज एक्सीलरेशन। सो उसका df क्या होता है? एक्सीलरेशन का L1t-2 और h मतलब हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1। सो दिस इज m1 L2t-2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो
df of LHS is equal to df of RHS. df of LHS is equal to df of RHS. So what is the answer? Equation is dimensionally valid. It is valid इक्वेशन. आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन. आई बात समझ में? ओके, सो वी हैव डिस्कस दिस. नाउ 2.16, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस सॉल्यूशन. Example 2.16. The SI unit of energy is joule. एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? जूल होता है. एंड जूल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2. जो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला का जो वीडियो बनाया है, आप उसमें एनर्जी का यूनिट देखना. मैंने दोनों यूनिट लिखे हुए हैं. एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है और एनर्जी का यूनिट kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2 भी होता है. क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो df है ना, वो क्या था? m1 l2 t-2 था. तो इसके ऊपर से ये यूनिट आएगा. डेट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकंड. स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड. एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी k गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स? m stands for mass of the body. ओके, आपको अलग अलग इक्वेशंस दिए हैं. इक्वेशन A है k इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर. इक्वेशन B है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. इक्वेशन C है k इक्वल टू ma. इक्वेशन D है k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर. एंड इक्वेशन k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ma. ओके, नाउ स्टूडेंट, in the question they have said that energy has a unit joule and joule is also written as kg meter square per second square. Speed has a unit meter per second. Acceleration has a unit meter per second square. And we have given total 5 equations. Question ये है कि out of this 5 equation, which equation you will rule out ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला? मतलब ये जो 5 इक्वेशन है, ये 5 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन रॉन्ग है डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर और कौन सा राइट है डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर? तो दैट यू हैव टू आंसर. तो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है. सॉल्यूशन ए, क्वेश्चन इक्वेशन ए, k इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर. k equal to m square v square. So df of LHS. तो k मतलब क्या? k मतलब काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो ये भी एनर्जी है और वो भी एनर्जी है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ही होती है. तो स्टूडेंट, एनर्जी का df क्या है? एनर्जी का df है m1 l2 t-2. ओके, तो I write here m1 L2 t-2 and I denote this as equation number 1. और आप देखो
हर इक्वेशन में लेफ्ट साइड में k है, तो k का एक बार मैंने ऑब्टेन कर लिया है, अब बार बार उसका df लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ आई राइट द df ऑफ RHS. df ऑफ RHS, तो RHS में क्या है, m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज मास स्क्वायर. तो थोड़ा सा डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि आई एज्यूम कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला सब अच्छे से आ गए होंगे. तो मास का स्क्वायर, तो मास का होता है m1 का स्क्वायर, तो इट विल बी व्हाट, m2. v मतलब वेलोसिटी होता है L1t-1 और उसका स्क्वायर. आई कुड हैव राइट डायरेक्टली L2t-2. तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. तो ये होगा m2 L2t-2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो आप देखो कि LHS का df और RHS का df सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that given equation is dimensionally wrong. डायमेंशनली रॉन्ग या डायमेंशनली इनवैलिड, आप वो भी लिख सकते हो. नेक्स्ट है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. b, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. वी हैव गिवन दिस इक्वेशन. ठीक है, अब LHS का तो df हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, RHS का लिखते हैं. तो df ऑफ RHS, सो हाफ mv स्क्वायर का df, हाफ का तो कुछ होता ही नहीं है, इट इज अ नंबर. m का df लिखो, मास का df m1. v इज अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है L1t-1 और उसका स्क्वायर. सो दिस इज m1 L2t-2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. समझ में आया? तो देखो इक्वेशन 1 का df है m1 L2t-2 और इक्वेशन 3 का df है m1 L2t-2. तो यहाँ पर आप लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. b करेक्ट है, जो a है वो रॉन्ग है, जो b है वो करेक्ट इक्वेशन है. समझ में आया? Okay, now we discuss the third equation, C equation. Equation C, K equal to ma. So we write df of RHS. df of RHS. तो RHS में क्या है? RHS में है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन. ठीक है, तो मास का df देखो, लिखना हो ना तो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मास का df क्या होता है? मास का df होता है m1, एक्सीलरेशन का L1t-2. कौन सा इक्वेशन आएगा? ये इक्वेशन आई थिंक कौन सा था, मेरे ख्याल से कुछ फोर्थ होगा. ठीक है, देख लेना आप, आई डोंट रिमेंबर. तो अच्छा, वो फर्स्ट का मैंने, फर्स्ट इक्वेशन का df मैंने रब कर दिया. चलो यहाँ लिख देता हूँ, k इक्वल टू m1 L2t-2. ये इक्वेशन नंबर 1 था. ठीक है, तो सी df of LHS and df of RHS is not same, so equation is dimensionally wrong. तो यहाँ पर रीज़न आपको क्या लिखना है? आई एम नॉट राइटिंग द रीज़न, आप लोग लिख दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 it can be said that
कि गिवन फिजिकल इक्वेशन k इज इक्वल टू एम ए इज डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन. नाउ वी कम टू दिस इक्वेशन k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर. k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर. स्टूडेंट आई टेल यू वन थिंग, विदाउट डूइंग दिस ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली वैलिड ही होगा. क्यों वैलिड होगा? देखो हाफ एम वी स्क्वायर 3/16 एम वी स्क्वायर, यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, वहाँ पर भी एम वी स्क्वायर है. ये 1/2 हो या कुछ भी हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पर जो होता है मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 1/2 हो या तो फिर 3/16 हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बट प्रोसीजर हमको शो करनी पड़ेगी. सो व्हाट वी राइट, df ऑफ RHS. सो 3/16 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो mv स्क्वायर मास का होता है m1. अब मैं वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ L2 t-2. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. So what we can write from equation 1 and equation 5, we can say that the equation k equal to 3/16 mv square is dimensionally valid. स्टूडेंट मेरी एक बात फिर से सुनो, ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी टेस्ट को पास किया. इस इक्वेशन का जो LHS है उसका DF और उसका जो RHS है उसका DF सेम है, तो इसने कंसिस्टेंसी टेस्ट को पास किया, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है. बट स्टूडेंट दिस इज नॉट करेक्ट फिजिक्स इक्वेशन. फिजिक्स में ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है. 3/16 कभी पॉसिबल ही नहीं है, 1/2 ही पॉसिबल है. तो दिस इक्वेशन पास द कंसिस्टेंसी टेस्ट, इट इज डायमेंशनली वैलिड बट इट इज नॉट अ करेक्ट फिजिक्स इक्वेशन, इट इज अ रॉन्ग इक्वेशन. बराबर, जो मैंने आपको पहले समझाया था. तो ये डी हो गया. अब हम ई करते हैं. ई, व्हाट इज ई? के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम ए. वी हैव गिवन दिस इक्वेशन. सो LHS का DF ऑफ LHS मतलब काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का DF हमको पता है क्या होता है, m1 L2 t-2. जो डायमेंशन फॉर्मूलाज है ना, दैट शुड बी एट द टिप ऑफ टंग. डायमेंशन फार्मूला की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको किसी का भी डायमेंशन फार्मूला पूछे तो आपको बस 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड में आपको उसका DF आ ही जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये सब डायमेंशन फार्मूलाज 12th में भी यूज़ होते हैं. अब वहाँ पर अगर आप डायमेंशन फार्मूला ऑब्टेन करने बैठोगे तो फिर बाकी जो काम है वो आप कब करोगे? क्योंकि कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो सकता है कि 2 मार्क का, उसमें DF का यूज़ होगा. अगर आपको DF ही नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा. ओके, सो वी हैव रिटन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS. नाउ वी राइट DF ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन RHS. तो फर्स्ट टर्म ऑन RHS क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है. मास का m1, वेलोसिटी का स्क्वायर L2 t-2. ये इक्वेशन नंबर 2. फिर DF ऑफ सेकंड टर्म ऑन RHS. तो RHS का सेकंड टर्म है ma, मास इंटू एक्सीलरेशन. जिसको पता है मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं. तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है और ये फोर्स है. तो फोर्स और काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी एडेड. तो यहीं पर पता चल गया, बट प्रोसीजर बतानी पड़ेगी.
तो मास का df होता है m1, एक्सीलरेशन का क्या होता है l1 t minus 2. This is equation number 3. So here you can write the result. I don't speak it. आप लिख लो. From equation 1, 2 and 3 we can say that the given physical equation is dimensionally wrong. Okay, please note down this. Student, we have discussed one application of dimensional analysis. क्या थी वो एप्लीकेशन? टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और इनवैलिड. तो वो हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस की. नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस. तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in terms of other physical quantity. देखो इस एप्लीकेशन में आपको सर्टन इंफॉर्मेशन देंगे. कैसी इंफॉर्मेशन देंगे कि सम फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक फिजिकल क्वांटिटी है ए. आपको ऐसा कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी ए डिपेंड्स ऑन बी, डिपेंड्स ऑन सी, डिपेंड्स ऑन डी. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए इन टर्म्स ऑफ दिस थ्री क्वांटिटीज. तो हमको क्या करना होगा? हमको इस क्वांटिटी का इस तीन क्वांटिटी के टर्म्स में इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा. तो ऐसे प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज दिस एप्लीकेशन एक्चुअली. सो आई एम टेकिंग एग्जांपल 2.17. ओके, बिफोर आई टेक द एग्जांपल 2.17 मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ. वो स्टेटमेंट आप अपने नोटबुक में लिख लो कि ये एप्लीकेशन है क्या. यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो ऐसा एक हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. इट इज एग्जाम्पल 2.17. एग्जाम्पल 2.17. क्वेश्चन सुनो. कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग. देखो सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? एक ऐसा सपोर्ट होता है और एक ऐसी स्ट्रिंग होती है. एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज ए बॉब. ये क्या होता है? BOB बॉब. बॉब मतलब दैट स्फेरिकल बॉडी. तो ये जो पूरा होता है इट इज नोन एज द सिंपल पेंडुलम. सिर्फ इसी को पेंडुलम नहीं कहते, इसको तो सिर्फ बॉब कहते हैं. ये जो पूरा होता है दिस सपोर्ट प्लस स्ट्रिंग प्लस बॉब. और यहाँ पर है ना एक हुक भी होता है. तो आई ऑल्सो शो दैट हुक. इस टाइप का एक हुक होता है. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन? कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ. देखो क्या इंफॉर्मेशन आपको दी है कि टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T डिपेंड ऑन. टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ मतलब L. मास ऑफ द बॉब मतलब M.
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नंबर 3, शॉर्ट में लिखता हूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका सिंबल क्या होता है, जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। दिस इज द सिंपल पेंडुलम। क्या होता है सिंपल पेंडुलम, आपको समझ में आ गया? ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ और एक फिर से दूसरी फिगर ड्रॉ करता हूँ। सी सिंपल पेंडुलम, आई एम ड्रॉइंग दिस डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम की नॉर्मल पोजीशन है। कैसी पोजीशन? नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, सो नॉर्मल पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो ये यहाँ तक उसको हम लेकर आए। नाउ फ्रॉम दिस पोजीशन इफ वी रिलीज द बॉब, तो पेंडुलम विल मेक द ऑसिलेशन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। सो यहाँ तक बॉब आएगा, so pendulum will oscillate like this. I denote this as, suppose A, this as B and this as C. So what is called one oscillation? It goes from A to C to B and then B to C to A. One oscillation is completed. और उसके लिए जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है कैपिटल T, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ पर, पेंडुलम की लेंथ पर, बॉब के मास पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। सो वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। नाउ स्टूडेंट, वी डोंट नो हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, हाउ इट डिपेंड्स ऑन मास, हाउ इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि लेट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर ऑफ लेंथ। टाइम पीरियड लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है वो हमें नहीं पता है। टाइम पीरियड मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, मे बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ और मे बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, सो हमने ऐसा एज्यूम कर दिया। सेम वे proportional to mass raised to b, proportional to g raised to c, मतलब टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन b पावर ऑफ मास proportional to c पावर ऑफ g, लाइक दैट। ये हमने सब लिख दिया। अब इसको हम कलेक्टिवली लिखते हैं, राइटिंग कलेक्टिवली। तो T प्रोपोर्शनल टू L रेस टू A, M रेस टू B, G रेस टू C, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो T इज इक्वल टू K L रेस टू A, M रेस टू B, G रेस टू C। लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो K है, K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी constant which is dimensionless, वो dimensionless है, ठीक है। और जो ABC है बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट आई टेल यू कि ABC बिलोंग्स टू R, R मतलब कि रियल नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या करना है? वी हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। writing dimension on both side of equation 1। तो लेफ्ट साइड में टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है m0, l0, t1। k डायमेंशन लेस है, उसका डायमेंशन नहीं आएगा। l क्या है? लेंथ, तो उसका L1 रेस टू A, मास का M1 रेस टू B,
g मतलब एक्सीलरेशन L1t माइनस 2 रेस टू सी, तो ये होगा m रेस टू बी L रेस टू ए, यहाँ पर L रेस टू सी t रेस टू माइनस 2c. ठीक है, नाउ आई रब ऑल दिस. So m रेस टू 0, L रेस टू 0, t रेस टू 1. राइट साइड में आएगा m रेस टू b L रेस टू a प्लस सी और t रेस टू माइनस 2c. Now what we have to do? We have to compare the dimension on both side. Dimension मतलब पावर. तो compare डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर पावर को कंपेयर करो. तो देखो मास की पावर अगर कंपेयर करेंगे तो B इक्वल टू 0 आएगा. B की वैल्यू मिल गई डायरेक्टली हमको. अब टाइम के डायमेंशन को कंपेयर करो तो माइनस 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1/2. c की वैल्यू भी हमको मिल गई. बेसिकली हमको ABC की वैल्यू चाहिए. उसके बाद b की पावर कंपेयर करो तो b इक्वल टू 0. समझ में आया? सबकी वैल्यू मिल गई. अब ये ABC की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, c इक्वल टू माइनस 1 मिला ना. ओके, b वापस मैंने लिख दिया, सॉरी. a को ऑब्टेन करना बाकी है. तो a कैसे मिलेगा? लेंथ की पावर को कंपेयर करो तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू माइनस सी. सो दिस इज माइनस, c है माइनस 1/2. सो a इज इक्वल टू 1/2. सबकी वैल्यूज हमको मिल गई. अब क्या करना है? ये a, b और c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. So substitute value of A, B, C in equation 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है स्टूडेंट, मैं यहां पर लिखता हूं तो क्या आएगा? T इज इक्वल टू K L रेस टू A कितना है? 1/2. m रेस टू बी, b कितना है? 0. मास की पावर 0 आई, मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है. फिर g रेस टू c, c कितना है? माइनस 1/2. सो t इज इक्वल टू k L रेस टू 1/2. और ये g रेस टू माइनस 1/2 है, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज k इज इक्वल, सॉरी, t इज इक्वल टू k पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट. तो दिस इज अंडर रूट L/G आया. t इज इक्वल टू के अंडर रूट L/G. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो k होता है उसकी वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दे देते हैं. ठीक है, तो यूजुअली दे देंगे आपको. तो आपको ऐसा लिखना है कि प्रैक्टिकली, मतलब ये k की जो वैल्यू होती है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रैक्टिकल करके मिलती है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके मिलती है. तो प्रैक्टिकली k इज इक्वल टू 2π. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ? 2π अंडर रूट L/G. तो स्टूडेंट, यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला, यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, वी हैव ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड क्वांटिटीज. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन है. ठीक है, ओके.